इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है इस प्रकार। ऑप्शन 4 है और इसमें से बताना है कि सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए है जो अनाईमुड़ी है वो कर्दमाम पहाड़ी, दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी, धूपगढ़, सतपुरा श्रेणी, गुरु शिखर, अरावली श्रेणी। जो ये अनाईमुड़ी है कर्दमाम पहाड़ी का भाग है या फिर दूसरा हो सकता है। इसमें सुमेलित करना है, जो कि सुमेलित नहीं है कोई एक गलत है। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी का हिस्सा है, धूपगढ़ सतपुरा श्रेणी का हिस्सा है और गुरु शिखर जो है अरावली श्रेणी का हिस्सा है। और इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं डिस्कशन में अच्छे से। कहता है कि जो अनाईमुड़ी है वो कर्दमाम पहाड़ी, ये बिल्कुल गलत बात है। स्पष्टीकरण हम लोग देखेंगे। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, एक पॉइंट हो गया। जो कर्दमाम मतलब इलायची पहाड़ी में नहीं है बल्कि अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। हम लोग एक चीज देखिए याद रखिएगा, जो कर्दमाम पहाड़ी है इसको हम लोग इलायची का भी पहाड़ी बोलते हैं। और ये जो अनाईमुड़ी है कर्दमाम या इलायची पहाड़ी का हिस्सा नहीं है बल्कि ये अन्नामलाई का हिस्सा है। और अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिद्धांत है रूढ़िवादी सिद्धांत, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव थ्योरी के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन का मुख्य कारण क्या था? रूढ़िवादी सिद्धांत है और कंजर्वेटिव थ्योरी के अनुसार जो था महाद्वीपीय विस्थापन जो हुआ था, इसके मुख्य कारण क्या है रूढ़िवादी सिद्धांत के अनुसार? आपका ऑप्शन इस प्रकार है, ठीक है। ऑप्शन ए है ज्वारीय बल, बी है पृथ्वी का घूर्णन और सी है संवहन धाराएं और डी है गुरुत्वाकर्षण। और इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संवहन धाराएं इसका सही जवाब होगा। रूढ़िवादी सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन का मुख्य कारण क्या था? संवहन धाराएं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका हम लोग डिस्कशन इस प्रकार देखते हैं कि जो संवहन धाराएं होती है, स्पष्टीकरण आर्थर होम्स के संवहन धारा सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के मेंटल में रेडियोधर्मी तत्वों के कारण उत्पन्न धाराएं महाद्वीपीय विस्थापन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। आर्थर होम्स जो संवहन धाराएं किससे संबंधित है? ये जो एक सेकंड रुकिएगा, ये जो रूढ़िवादी सिद्धांत है, रूढ़िवादी सिद्धांत को किसने दिया था? आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया था। और इस आर्थर होम्स जो है इसी को बोलते हैं, रूढ़िवादी सिद्धांत को ही बोलते हैं संवहन धारा सिद्धांत। और इन्हीं के अनुसार पृथ्वी के मेंटल में रेडियोधर्मी तत्वों के कारण उत्पन्न धाराएं महाद्वीपीय विस्थापन के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? आपका क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? और आपका ऑप्शन इस प्रकार है, ओयासियो धारा, वेनेजुएला धारा, ब्राजील धारा और ऑप्शन डी है कैलिफोर्निया धारा। तो इसमें क्वेश्चन है कि ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राजील धारा जो है ठंडी महासागरीय धारा नहीं है बल्कि यह गर्म धाराएं हैं। इसका स्पष्टीकरण हम लोग देखते हैं कि ब्राजील की धारा जो है अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है, जबकि अन्य सभी ठंडी जलधाराएं हैं। ब्राजील की धारा क्या है? एक गर्म धारा है और यह अटलांटिक महासागर की धारा है। अगला हम लोग देखते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार एम प्रकार की जलवायु भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? और आपका ऑप्शन इस प्रकार है, कोरोमंडल तट, पश्चिमी तटीय मैदान जिसको हम लोग बोलते हैं मालाबार तट, ठीक है। ऑप्शन सी है असम और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है थार मरुस्थल। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो है एम प्रकार की जो जलवायु है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान जिसको हम लोग बोलते हैं मालाबार क्षेत्र में एम प्रकार की जलवायु भारत के इस क्षेत्र में पाई जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका स्पष्टीकरण हम लोग इस प्रकार देख लेते हैं। एम का अर्थ है कि मानसूनी जलवायु, एम का अर्थ होता है मानसूनी जलवायु जिसमें लघु शुष्क ऋतु होती है। यह भारत के पश्चिमी तट जिसको मालाबार तट पर भी पाई जाती है। अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पवन के अपर्दन इरोजन क्रिया द्वारा नहीं बनती है? ठीक है, जो पवन के अपर्दन इरोशन क्रिया द्वारा नहीं बनती है। और आपको ऑप्शन इस प्रकार है, ठीक है, इंसेलबर्ग, यारडांग, ड्रमलिन और छतरक शैली। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ड्रमलिन, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा ड्रमलिन। कौन सी भू आकृति पवन के अपर्दन क्रिया द्वारा नहीं बनती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी ड्रमलिन, इसका सही जवाब होगा। स्पष्टीकरण हम लोग देख लेते हैं। जो ड्रमलिन हिमनद है के निक्षेपण द्वारा होने वाली आकृति है, ठीक है, ड्रमलिन हिमनद जो है निक्षेपण द्वारा होने वाली आकृति है जिसे उल्टे अंडे की टोकरी भी कहा जाता है। उल्टे अंडे की टोकरी किसको बोलते हैं? ड्रमलिन हिमनद के निक्षेपण द्वारा बनने वाली आकृति को बोलते हैं उल्टे अंडे की टोकरी भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी डोलड्रम जिसको बोलते हैं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? और आपका ऑप्शन इस प्रकार है, यह अत्यधिक तीव्र पंपने चलती है, यहाँ केवल क्षैतिज हवायु गतियां होती है। ऑप्शन सी है, यहाँ अत्यधिक शांत वातावरण और ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं होती है। ऑप्शन डी है, यह 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। यहाँ अत्यधिक शांत वातावरण और ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं होती है। इसका हम लोग स्पष्टीकरण देखते हैं। कहता है डोलड्रम भूमध्य रेखा के पास जो होता है, जहाँ अत्यधिक तापमान के कारण हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे धरातल पर हवाएं शांत रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? आपका ऑप्शन इस प्रकार है, क्रेटर झील, भ्रंश घाटी झील, हिमनद झील और लेगून झील। तो जो विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल झील, याद ध्यान में रखिएगा, विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? तो वो है भ्रंश घाटी, जिसको बोलते हैं रिफ्ट वैली झील का ये उदाहरण है। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। बेकाल झील रूस के साइबेरिया में एक सक्रिय महाद्वीपीय भ्रंश घाटी जिसको रिफ्ट जोन में स्थित है, जिसके कारण यह अत्यधिक गहरी है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है? आपका ऑप्शन इस प्रकार है, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और सूडान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सूडान जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कुल 4 देश हैं, और वो कौन सा है इसको हम लोग स्पष्टीकरण में देख लेते हैं। 4 देश आते हैं, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। सूडान इसका हिस्सा नहीं है। ध्यान रखिएगा, चार स्टेट, 4 देश, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर के किस भाग में स्थित है? और आपका ऑप्शन इस प्रकार है, और ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी भाग, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिमी भाग, ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिमी भाग और ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्वी भाग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी भाग इसका सही जवाब होगा। चलिए इसका स्पष्टीकरण हम लोग देखते हैं। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के पास स्थित है, जो वैश्विक स्तर पर प्रशांत महासागर का दक्षिण पश्चिमी भाग हिस्सा है। याद रखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। सवाल ऐसा भी रहता है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है और प्रशांत महासागर के दक्षिणी पश्चिमी भाग का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की लूनकरनसर और डिडवाना झीलें किस प्रकार की मिट्टी या चट्टानों के प्रभाव से खारी है? आपको ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए है कांप मिट्टी, ऑप्शन बी है वादोड और वाष्पीकरण प्रक्रिया, ऑप्शन सी है ज्वालामुखी निक्षेप और ऑप्शन डी है लेटेराइट मिट्टी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका स्पष्टीकरण हम लोग देखते हैं। ये जो वादोड है और वाष्पीकरण प्रक्रिया इसका सही जवाब है, और इसका स्पष्टीकरण है, राजस्थान की ये झीलें शुष्क जलवायु, हवा द्वारा लाए गए लवणों और अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण खारे पानी की झीलें बनी है। ठीक है, ये जो दोनों झील है, ठीक है, लूनकर नसर और डिडवाना झील जो है ये राजस्थान की झीलें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र तल पर समान वायुमंडलीय दाब कितनी होती है? ठीक है, समुद्र तल पर जो है समान वायुमंडलीय दाब कितनी होती है? आपका ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए बी सी डी है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1013.25 मिलीबार इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग जो है स्पष्टीकरण देखते हैं। कहता है परमाणिक समुद्र तल पर औसत वायुदाब 1013.25 मिलीबार या 760 मिलीमीटर पारा मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित गुटेनबर्ग असंबद्धता, जिसको बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, किन 2 परतों को अलग करती है? ऑप्शन इस प्रकार है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, क्रस्ट और मेंटल, निचला मेंटल और बाहरी कोर और आंतरिक कोर। और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, निचला मेंटल और बाहरी कोर। देखिएगा, गुटेनबर्ग असंबद्धता, जिसको बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ऑप्शन सी हो जाएगा, निचला मेंटल और बाहरी कोर। अगला क्वेश्चन है, इसको हम लोग एक बार स्पष्टीकरण में देख लेते हैं। जो गुटेनबर्ग असंबद्धता है, लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर मेंटल, जिसको सिलिकेट चट्टान, और कोर जिसमें लोहा और निकेल के जो मिनरल्स पाए जाते हैं के संक्रमण क्षेत्र को अलग करती है। अगला हम लोग देखते हैं, केटरबरी घास के मैदान विश्व के किस देश में पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन इस प्रकार है, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड में जो है केटरबरी घास के मैदान पाए जाते हैं। इसका स्पष्टीकरण हम लोग देखते हैं। केटरबरी न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय, जिसको बोलते हैं टेम्परेट घास के मैदान है। अगला हम लोग देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात साइक्लोन में हवाओं की दिशा कैसी होती है? और आपको ऑप्शन इस प्रकार है, घड़ी की सुई के अनुकूल क्लॉकवाइज, जिसको बोलते हैं घड़ी के सुई के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज,
ऑप्शन सी है केंद्र से बाहर की ओर सीधी, और ऑप्शन डी है केवल पूर्व से पश्चिम की ओर, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा घड़ी के सुई के विपरीत। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में हवाओं की दिशा कैसी होती है? घड़ी के सुई के विपरीत, इसको ध्यान में रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में जो होता है चक्रवात, जो साइक्लोन होता है, उसमें हवाओं की दिशाओं की गति कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इसका सही जवाब है। और इसका स्पष्टीकरण है कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात के निम्न दाब केंद्र की ओर आने वाली हवाएं बाईं ओर मुकर कर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। अगला हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाती है। और आपको ऑप्शन इस प्रकार है गोदावरी, महानदी, तापी और कावेरी। जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तापी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। और इसमें एक नदी बहुत ही फेमस है, नर्मदा नदी का भी एग्जाम्पल आ जाता है कभी कभी। जो नर्मदा नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाती है। इसका हम लोग डिस्कशन देख लेते हैं। नर्मदा और तापी, यहाँ देखिए दोनों नदी आ गया। नर्मदा और तापी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है और कठोर चट्टानों के कारण अपने मुहाने पर गाद जमा नहीं कर पाती, जिससे वो एस्चुरी बनाती है। अगला हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है कटांग पठार। ठीक है, एक पठार है कटंगा पठार प्लेट्यू, जो तांबे और यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, किस महाद्वीप में है? और आपका ऑप्शन इस प्रकार है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है ये पठार जो है अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका में ये पठार स्थित है। इसका हम लोग डिस्कशन देख लेते हैं। जो कटंगा का पठार है, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज कांगो में स्थित है, जो अफ्रीका महाद्वीप का एक प्रमुख खनिज समृद्ध क्षेत्र है। इसको ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन सब भी आ जाता है जो सुना हुआ नहीं लगता है इसको। ठीक है, तो ये सब जो पठार है ये सब कुछ अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में जो है पूछा जाता है। जो कटंगा का पठार है वो लोग कहाँ पे स्थित है? कांगो और अफ्रीका। कांगो कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। तो कटंगा पठार अफ्रीका से संबंधित अफ्रीका में है, और अफ्रीका में कहाँ? कांगो में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जो प्रधान माध्यम रेखा होता है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन, निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? और आपका ऑप्शन इस प्रकार है अल्जीरिया, घाना, स्पेन और नाइजर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी है नाइजर। जो है नाइजर से होकर जो है प्राइम मेरिडियन रेखा जो है नहीं गुजरती है। इसका ऑप्शन इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। जो देशांतर रेखा होते हैं इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन रेखा भी बोलते हैं। यूके, एक फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टांगो, घाना से गुजरती है। नाइजर इसके पूर्व में स्थित है। ठीक है, आपको ध्यान में रखिएगा, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, ठीक है, और टोगो और घाना से गुजरती है। नाइजर इसके पूर्व में स्थित है, तो इसका सही जवाब हो गया नाइजर। अगला हम लोग देखते हैं कि विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स किस नदी पर स्थित है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंजल फॉल्स किस नदी पर स्थित है? और आपका ऑप्शन इस प्रकार है ओरिनोको, अमेजन, जाम्पेजी, कांगो। ठीक है, केरोनी की सहायक चुरुन नदी। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ओरिनोको नदी से जो है एंजल फॉल्स नदी स्थित है। एंजल फॉल्स जो है स्थित है। इसका हम लोग डिस्कशन देखते हैं कि वेनेजुएला में स्थित एंजल जलप्रपात। आप एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, जो एंजल जलप्रपात है कहाँ पे स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है, चुरुन नदी पर है, जो केरोनी नदी की सहायक है, और केरोनी अंततः ओरिनोको नदी में मिलती है। ठीक है, यहाँ नदी तीन आ गया, एक चुरुन नदी, एक केरोनी नदी, एक ओरिनोको नदी। हाँ, अक्सर एग्जाम में ऑप्शन में ओरिनोको नदी रहता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सदाबहार वन एवरग्रीन फॉरेस्ट मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? और आपका ऑप्शन इस प्रकार है छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार, और डी है अरावली पर्वत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार, इसका सही जवाब होगा। इसका डिस्कशन हम लोग देखते हैं कि जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन की निम्नलिखित विशेषताओं में से एक विशेषता आपका ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। भारत में यह स्थिति पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान और उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार में है। अगला है जो मलक्का जलड मरुमन्य है, ठीक है, एस्टेट ऑफ मलक्का किन दो जल निकायों को जोड़ती है? ठीक है, और ऑप्शन ए है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन बी है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन सी है लाल सागर और अदन की खाड़ी, और ऑप्शन डी है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जो है मलक्का जलड मरुमध्य जोड़ती है। ठीक है, ऑप्शन बी अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। इसका हम लोग डिस्कशन देखते हैं। जो मलक्का जल संधि है मलेशिया और सुमात्रा जो इंडोनेशिया में पड़ता है के बीच स्थित है,
मलेशिया और सुमात्रा, सुमात्रा कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया के बीच स्थित है, जो हिंद महासागर, अंडमान सागर को और प्रशांत महासागर, दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। मतलब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को भी जोड़ती है। और हिंद महासागर के कौन सा भाग? अंडमान सागर, और प्रशांत महासागर के कौन सा भाग? दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अंतर पर्वतीय पठार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? इसका आपका जो है ऑप्शन इस प्रकार है, दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, अंतर पर्वतीय पठार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तिब्बत का पठार इसका सही जवाब होगा। ठीक है, इसका हम लोग स्पष्टीकरण देखते हैं। जो पठार चारों ओर से ऊंचे पर्वतों से घिरे होते हैं उन्हें अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। तिब्बत का पठार हिमालय और कुनलुन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। ठीक है, हिमालय और किस श्रेणियों के बीच? कुनलुन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, इसीलिए इसे जो है अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेनी प्लेन शब्द का प्रयोग भूगोल में किस भू आकृति के लिए किया जाता है? आपका ऑप्शन इस प्रकार है, और इसका जो सही जवाब होगा, आप देखिए इसका ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नदी नदी अपर्दन चक्र के अंत में बिना संप्राय मैदान। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला है, इसका जो स्पष्टीकरण हम लोग देखते हैं, WM डेविस के अनुसार नदी जब अपने अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में पहुंचती है तो पूरे ऊंचे क्षेत्र को काटकर एक हल्के उतार चढ़ाव वाले मैदान में बदल देती है, जिसे पेनी प्लेन कहते हैं। तो पेनी प्लेन शब्द का जो प्रयोग किया गया नदी अपर्दन चक्र के अंत में बना संप्राय मैदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का जो कितना प्रतिशत भाग एल्बिडो के रूप में, ठीक है, पृथ्वी पर जो सौर विकिरण आती है और इनके बाद यहाँ वापस जो कुछ विकिरण वापस चल जाती है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्बिडो। तो एल्बिडो के रूप में बिना पृथ्वी को गर्म किए वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है। सौर विकिरण पृथ्वी पर आती है और यहाँ से जो कुछ परसेंट जो विकिरण जो है वो पृथ्वी से वापस टकराकर वापस लौट जाती है, जिसको एल्बिडो बोलते हैं। तो ये एल्बिडो जो हो जाती है कितने प्रतिशत वापस आती है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लगभग 35% जो है सौर विकिरण वापस चले जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। स्पष्टीकरण हम लोग देख लेते हैं। पृथ्वी का औसत एल्बिडो लगभग 35 यूनिट या 30 से 35% माना जाता है, जो बादलों, बर्फ और वायुमंडल द्वारा सीधे परावर्तित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बोरा किस क्षेत्र में चलने वाली एक ठंडी स्थानीय पवन है? ठीक है, बोरा एक ठंडी स्थानीय पवन है और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, ABCD। ठीक है, और इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एड्रियाटिक सागर तट। ठीक है, बोरा जो है किस क्षेत्र में एक ठंडी स्थानीय पवन है? तो एड्रियाटिक सागर तट से संबंधित है। आपको ऑप्शन स्पष्टीकरण हम लोग देखते हैं। बोरा मध्य यूरोप से एड्रियाटिक सागर, इटली और क्रोएशिया के पास की ओर चलने वाली अत्यधिक ठंडी और शुष्क उत्तर पूर्वी पवन है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन इस प्रकार है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बेरन द्वीप कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और यह कहाँ स्थित है इसको भी ध्यान में रखिएगा। आपका ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, और लक्षद्वीप है, अंडमान द्वीप समूह है, निकोबार द्वीप समूह है, मिनिकॉय है, लक्षद्वीप है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंडमान द्वीप समूह इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बेरन द्वीप मध्य अंडमान के पूर्व में, मध्य अंडमान, इसको भी ध्यान रखिएगा। बेरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार में तो है ही, लेकिन कौन सा अंडमान में? मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित भारत और संपूर्ण दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण दक्षिण एशिया का। ठीक है, जब दक्षिण एशिया का बात होगा तो दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बेरन द्वीप है, इसको ध्यान में रखिएगा। मृदा निर्माण, ठीक है, सोयल फॉर्मेशन में पोर्टजोलाइजेशन, ठीक है, पोर्टजोलिजेशन प्रक्रिया मुख्य रूप से, है ना, पोर्टजोलिजेशन प्रक्रिया मुख्य रूप से किस जलवायु क्षेत्र में होता है? और आपका ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, और इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठंडी और नम शीतोष्ण, ठंडी और नम शीतोष्ण जलवायु। हम लोग इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। पोर्टजोल मिट्टी ठंडे और नम क्षेत्रों में शंकुधारी वनों के नीचे बनती है, जहां अत्यधिक निक्षालन, ठीक है, लीचिंग के कारण ऊपरी परत से लोहा और एल्युमिनियम नीचे चले जाते हैं और सिलिका ऊपर रह जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला कहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली किस समुद्र या महासागर की पारिस्थितिक का हिस्सा है? आपको ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, और इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कोरल सागर का हिस्सा है। ठीक, यहाँ देख लीजिएगा। स्पष्टीकरण हम लोग देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप मुख्य रूप से कोरल सागर का हिस्सा है, जो प्रशांत महासागर से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाने वाले सुंडालैंड भारत के किस हिस्से को छूता है? साधारण सी बात है, भारत के किस हिस्से में सुंडालैंड है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, निकोबार द्वीप समूह में स्थित
स्थित है, ठीक है। चलिए इसका हम लोग डिस्कशन देखते हैं। सुंडालैंड हॉटस्पॉट में दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप आते हैं तथा भारत का निकोबार द्वीप समूह भौगोलिक रूप से इसी सुंडालैंड इको रीजन का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, भारत का जो निकोबार द्वीप समूह है भौगोलिक रूप से इसी सुंडालैंड का हिस्सा माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, सुंडालैंड जो है भारत भारत का कौन सा भाग सुंडालैंड का हिस्सा माना जाता है? तो निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह का औसत घनत्व एवरेज डेंसिटी सबसे कम होता है? सौरमंडल का किस ग्रह का औसत घनत्व का बात बोल रहा है और घनत्व सबसे कम होता है शनि ग्रह का। इसका घनत्व पानी से भी कम होता है। अगर शनि ग्रह को पानी में रख दिया जाए तो वो उसमें तैरना शुरू कर देगा। चलिए इसका हम लोग जो है डिस्कशन देखते हैं कि शनि ग्रह का घनत्व जल के घनत्व से कम है। यदि इसे पानी के विशाल टब में रखा जाए तो यह तैरने लगेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, इक्वेटर को 2 बार काटती है। आपका ऑप्शन इस प्रकार है, अमेजन, कांगो, नाइजर और नील। इसका सही जवाब होगा कांगो नदी, और कांगो नदी को ही बोलते हैं जायरे नदी। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब होगा कांगो नदी या जायरे नदी। स्पष्टीकरण देखते हैं, अफ्रीका की जो कांगो नदी है अपने भौगोलिक स्थिति के कारण भूमध्य रेखा को 2 बार, एक बार उत्तर की ओर जाते समय और फिर दक्षिण की ओर आते समय काटती है।